तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 5। चैप्टर 5 का यह जो लेक्चर छठा है। इससे पहले 5 लेक्चर तक का वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे उसको देखिएगा तो यहाँ समझ में आएगा। तो पिछला लेक्चर में हम लोग जो पढ़े थे रामू की कहानी, ठीक है ना। पिछला लेक्चर का लास्ट जो टॉपिक था वो क्या था, रामू की कहानी। रामू की कहानी ये पार्ट डिस्कस हो गया था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आज का हेडिंग है अकाल के दौरान खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। ठीक ना, मान लो अकाल आ गया, वीडियो में सही चल रहा है ना, गड़बड़ चलेगा तो बोलना, ठीक ना। मान के चलो कि ठीक ना कि अकाल आ गया, अकाल के दौरान में क्या क्या आ सकता है, सुनामी आ गया, भूकंप आ गया, ठीक ना, बाढ़ आ गया, ठीक बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, या कोई जो बमबारी हो गया, ठीक ना, या फिर जो आतंकवाद फैल गया। इन सब के कारण जो है गांव घर में टोला मोहल्ला में क्या आता है, अकाल आता है। अकाल के कंडीशन में हमें अपने खाद्यान्न पर से किस प्रकार आत्मनिर्भर होना चाहिए, इस चीज़ के बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। जैसे दिया गया है किसी प्राकृतिक आपदा, जैसे ठीक ना कभी कभी पूछता है बोर्ड एग्जाम में 5 प्राकृतिक आपदा का नाम बतावे जो कि प्रकृति द्वारा होता है। जैसे तुमको बाढ़ हो गया, सूखा, अकाल, भूकंप, महामारी, ठीक ना, ये सब क्या है, ये सब है तुमको प्राकृतिक आपदा जो कि प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होता है। तो इन सब के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है ना। मान लो जिस इलाके में बाढ़ आ गया, हजारों किसान के जो है खेत डूब गए, तो वहाँ जो उपज था क्या उतना उपज हो पाएगा, नहीं। उपज क्या हो गया, बर्बाद हो गया। जो सब फसल समझो कि कुछ में कटता वो सब दह के क्या हो गया, नाश हो गया, बह गया ना, हवा से शुद्ध गया। इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी हो जाती है। वहाँ उस इलाके के आसपास जो भी क्षेत्र आता है ना, जो भी इलाका आता है वहाँ खाद्यान्न की, हल्ला नहीं करो, भोजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। खाद्य की कमी कारण कीमतें बढ़ जाती है। अब जो चीज तुमको जो चावल 40 टका केजी मिलता था वो तुमको 80 टका केजी मिलेगा, ठीक ना। जहाँ तक कि जो पानी 20 रुपये लीटर मिला करता था वो तुमको 50 लीटर मिलेगा। जो दूध तुमको 50 रुपये लीटर मिलता था वो सीधा तुमको कितना मिलेगा, सीधा तुमको 100 रुपया लीटर मिलेगा, ठीक ना। तो अगर खाद्य पदार्थ, सुनो पहले, खाद्य पदार्थ में वृद्धि होती है तो कीमत घट जाती है। खाद्य पदार्थ में अगर कमी होती है तो कीमत क्या होती है, बढ़ जाती है। पहला कीमत बढ़ने का ये कारण है। दूसरा, जनसंख्या बढ़ेगा तो कीमत बढ़ेगा, ठीक ना। जनसंख्या घटेगा तो कीमत घटेगा। अब जैसे समझ लो कोई चीज 10 कुंटल है, ठीक है, और उसको खाने का 10 गो आदमी, ठीक ना। तो 10 गो आदमी है, कितना खाएगा 10 गो आदमी, 1 कुंटल खाएगा, 9 कुंटल सड़ रहा है, वो सोचेगा कि सस्तो निपटा देंगे ना, ठीक ना। 40 टका चाहिए, 20 रुपये किलो देकर बेच देते हैं, 10 रुपये किलो क्या करते हैं, बेच देकर खड़का दो, इसको निकाल दो बाहर, ठीक। और यदि समझो, ठीक ना, यदि आप जो 10 कुंटल आदमी है उसको जो है खाने का 1000 आदमी है, ठीक है, 1000 आदमी के लिए चाहिए 50 कुंटल है अनाज, कितना 10 कुंटल, ठीक है। अब वो चाहेगा कि अगर ये जो है 20 रुपये केजी का है, ठीक ना, आदमी लेने वाला बहुत ज़्यादा है, लेने वाला कितना है 50, ठीक ना, लेने वाला बहुत हज़ारों आदमी है। अब जो है मेरे पास कम है, वहाँ तुम 50 और 20 का चाहिए 50 रुपया बेचेगा ना, तो तैयो बिकता है, ठीक ना। तो खाद्य कमी कारण क्या होता है, कीमतें बढ़ जाती है। ऐसी परिस्थिति में लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि आय कम के कारण उच्च कीमत पर खाद्य पदार्थ पाना उसके पहुंच से बाहर हो जाता है, ठीक ना। जब समझो कोई प्राकृतिक आपदा आता है, प्राकृतिक आपदा के कारण खाद्य पदार्थ का कीमत बढ़ जाता है, लोग बेचारे क्या करते हैं, गरीब लोग जो खाद्य पदार्थ खाने की वस्तुएं नहीं खरीद पाते, क्योंकि वो उसका औकात से बाहर हो जाता है, पहुँच से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या लंबे समय तक बनी रहती है तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है ना। अब लोग तो खरीद नहीं पाते तो लोगों के घर में जो बचा खुचा पहले जो अनाज है, कुछ आदमी अपने ड्राम में मान लो चावल गेहूं वगैरह स्टॉक कर लिया था, वो खा रहा है। मान लो कुछ नहीं खाया, आपको खत्म हो गया, खत्म होने के बाद अनाज खरीदना पड़ेगा। खरीदने के लिए उसके पास क्या पैसे नहीं है, ठीक ना। अब पैसे कमाने के लिए गाँव में कोई काम नहीं है, क्योंकि हर जगह पर बाढ़ से मान लो डूबा हुआ है, सुखाड़ जो भी आपदा आया उससे सब पूरा गाँव परेशान है, ठीक ना। उस कंडीशन में क्या होता है, पूरा गांव में क्या पैदा हो जाता है, भूखमरी। क्या होता है, मतलब लोग जो है ना कोई और चीज से नहीं बल्कि भूख से मरने लगते हैं ना। भूख से क्या होने लगता है, मरने लगते हैं, भूखमरी आ जाती है। तो अकाल की स्थिति में व्यापक भूखमरी आ जाती है। देश में बढ़ती आबादी ने, हल्ला मत करो जिसको नहीं समझना जा सकता है, कि देश में बढ़ती आबादी ने कई समस्याओं को जन्म दिया है, जिससे कई राज्यों में भीषण अकाल आम बात हो गई। आज के जमाने में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कि अकाल होना क्या हो गया है, आम बात हो गया, मामूली सा बात है, कॉमन सी बात है ना। जैसे समझो नाखून काटते काटते कभी कहता है ना हमारा हाथ भी कट जाता है, कॉमन सा बात हो गया ना। ऐसे आजकल अकाल आना क्या हो गया, कॉमन बात। किसके कारण, जनसंख्या बढ़ने का। इसीलिए ना आबादी हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा ना। सरकार जो है आबादी नियंत्रण के लिए, जनसंख्या कंट्रोल के लिए बहुत सारे नियम चलाए, लेकिन हम लोग उसको मानते नहीं है, ठीक ना। हम दो हमारे दो,
ये नियम चलाया गया है। उसके बाद और भी बहुत सारे नियम चलाए हैं ना। यदि आप अपने जो है 1 या 2 बच्चे सीमित रखते हैं तो आपको इतना पैसा दिया जाएगा उस पैसा का लोभ देकर भी, ठीक ना, ताकि अधिक आदमी जो ना कम से कम ना ऐसे लोभ के कारण ही कम से कम क्या करेगा, तो जनसंख्या नियंत्रण करेगा। जैसे कि पहले के टाइम में बिहार में लड़कियां उतना शिक्षित नहीं हो पाती थी, ठीक ना। जब समझो कि नीतीश कुमार जी की सरकार बनी तो वो देखिए कि लड़कियों का कंडीशन बहुत क्या है, खराब है। उस कंडीशन को सुधारने के लिए जो है वो क्या किए, लड़की को देखा जाता था कि मुश्किल से ना प्राथमिक शिक्षा मिलता था। प्राथमिक शिक्षा मतलब प्राइमरी शिक्षा, मिडिल स्कूल तक की शिक्षा, ठीक है ना। 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 8 तक का शिक्षा मिलता था। उसके बाद उसको क्या कर दिया जाता था, शादी विवाह करवा दिया जाता था। कितना लड़कियां ऐसी थी ना जिसको प्राथमिक शिक्षा तक भी नहीं मिल पाता था, ठीक है ना। समझो कि काफी जरा बचपना में 14-15 साल का है, बस उसका जब बाल विवाह करवा दिया गया। तो जब नीतीश कुमार जी जब इस कंडीशन को देखे, ठीक ना, सोचे कि बिहार की जनता कैसे अपनी बेटी को पढ़ाएगा, वो लोभ दिए, ठीक ना। आप अपनी लड़की या लड़का को पढ़ाइए, अगर आपका लड़की या लड़का फर्स्ट डिवीजन कर जाता है मैट्रिक में, हम मैट्रिक में तो 10,000 टका देंगे, ठीक ना। इस लोभ से कम से कम आदमी क्या करने लगा, उसको मैट्रिक तक करवाने लगा, क्योंकि 10,000 तो मिलेगा इस लोभ से, ठीक ना। उसके बाद क्या होने लगा, आदमी सब बहाना मारा कि हाई स्कूल जो है ना, मिडिल स्कूल हमारे गांव के आसपास बगल में होता है, हमारी बेटी पैदल जाती पढ़ लेती है, लेकिन हाई स्कूल तो दूर हो जाता है, लड़की नहीं जा पाती है। उसके लिए बोला हम आपको जाने के लिए साइकिल तक देंगे, जाने के लिए क्या दिया, साइकिल दिया, ताकि अब लड़कियां या लड़के उस साइकिल पे चढ़ के ना हाई स्कूल लंबे दूर तक जा सके, ठीक। अगर साइकिल से भी देखा कि तब भी बहुत सारा अशिक्षित होने लगा, ठीक ना, तब भी जो है नहीं पढ़ने लगा, क्या किया, नजदीक में स्कूल ही बनवा दिया गया, ठीक ना। प्रत्येक 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के दायरे में एक हाई स्कूल, ठीक ना, एक हाई स्कूल दिया गया। उसके बाद प्रत्येक 200 मीटर, 500 मीटर में, आधा किलोमीटर के डिस्टेंस में एक मिडिल स्कूल या फिर एक प्राइमरी स्कूल दिया गया, ताकि बच्चे वो आसानी से जा सके, ठीक ना। उसके बाद देखा गया इंटर पास में लड़का को नहीं मिलता है, लड़की को जो इंटर में जो ना 10,000 रुपये देता था। देखा कि तब अभी भी कंडीशन में सुधार रहा है, और लोग बढ़ा दिया, बोला अब से इंटर में लड़कियां पास कर जाती है उसको 25,000 टका देंगे, केवल पास, नो फर्स्ट डिवीजन, ओनली क्या पास। कोई डिवीजन करो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कोई, तुम जस्ट पास कर जाओ। पास करने के लिए चाहिए तुमको मात्र 150 नंबर, ठीक ना। तो और एग्जाम होता टोटल 500 नंबर है, तुम बस 150 नंबर घिस के ले आओ, तुमको देंगे 25,000 टका। यहाँ से क्या देखा गया कि अब जो बिहार के, ठीक ना, परिवार कम से कम अपनी बेटी को इंटर तक पढ़ाने लगे, ठीक ना। लेकिन नीतीश कुमार यहाँ भी सेटिस्फाई नहीं थे, उसको लड़कियों को और आगे लेके जाना था, महिलाओं को और आगे लेके जाना था, ठीक ना। देखा कि इंटर तक तो करवा रहे हैं, मेरे प्रयास इतना तक तो हो रहा है, लेकिन लड़कियाँ ग्रेजुएशन नहीं कर रही है, ठीक ना। तो ग्रेजुएशन पास में पहले क्या देता था 25,000 टका, उसको बढ़ाकर 50,000 टका कर दिया, ठीक ना। और वहाँ पर भी केवल पास, कि लड़कियाँ यदि केवल ग्रेजुएशन पास हो जाती, कोई भी डिवीजन हो, एनी डिवीजन, जस्ट क्या होना चाहिए पास, उसको 50,000 टका मिलेगा। और 50,000 कोई ऐसा रकम नहीं, बहुत भारी रकम, एक मोटा रकम होता है ना, ठीक है। 50,000 टका उसको दिया जाता है, क्या करने के लिए, केवल पास करने के लिए। अब देख अभी वर्तमान में हमारा बिहार जो ऐसा हो गया, हर क्षेत्र में लड़की का दबदबा है ना। ये जो है ये समझो कि नीतीश कुमार जी का देन है कि आज लड़कियां जो है ना इतना अपना वर्चस्व दिखा रही है, इतना पढ़ लिख के इतना आगे जा रही है, किसका देन है ये, नीतीश कुमार जी का ही देन है, ठीक ना। जो लड़कियां कभी जब प्राइमरी स्कूल में 5 तक की शिक्षा नहीं पढ़ पाती थी, एक घीस तीर के बहुत जो है ना मेहनत से, संघर्ष से मैट्रिक करती थी, ठीक ना। और मैट्रिक करना भी दुर्लभ हो जाता है। प्राइमरी स्कूल से एक स्टेट मिडिल स्कूल तक पढ़ती थी, 8 तक जाते जाते बढ़िया से मिडिल स्कूल भी पास नहीं कर पाती थी, उसका शादी हो जाया करता था, बाल विवाह होता था, ठीक ना। आज देखो वही लड़कियां जो है ग्रेजुएशन करती है, पीजी करती है, ठीक ना, पीएचडी करती है। उसके बाद बड़े बड़े जो है सेंटर में, यूपीएससी में, बीपीएससी में, हर जगह लड़कों से ज्यादा किसका दबदबा है, लड़कियों का दबदबा है, तो इसी का देन है, ठीक ना। तो सरकार जो है हर एक क्षेत्र में कोई ना कोई प्रयास करते हैं, कोई ना कोई क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक ना। तो फिलहाल हम लोग जो है टॉपिक से भटक गए थे, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। सही चल रहा है अभी टॉपिक। जैसे मैं क्या था कि देखो जनसंख्या नियंत्रण, अब देखो क्यों पढ़ाया गया, इसलिए पढ़ाया गया आगे। देखो अगर लड़कियां शिक्षित हो जाती है, अगर लड़के शिक्षित हो जाते हैं, ठीक ना, तो वो जो है जनसंख्या में कंट्रोल करेंगे, ठीक ना। अपनी आबादी को, जनसंख्या को, पॉपुलेशन को क्या करेंगे, बढ़ने नहीं देंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, ठीक ना, जनसंख्या में नियंत्रण करेंगे। और जनसंख्या नियंत्रण कौन कर सकता है, एक शिक्षित व्यक्ति ही कर सकता है ना। मूर्ख व्यक्ति कभी भी जनसंख्या नियंत्रण नहीं कर सकता है, ठीक ना। वो हम दो हमारे अनलिमिटेड चलने दो के रूल पे चलता रहता है, ठीक ना। लेकिन अगर समझो कि अगर व्यक्ति शिक्षित हो जाता है, वो जनसंख्या में क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ठीक ना। इसलिए सबको शिक्षित करना महा जरूरी है। शिक्षा हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो आदमी अभी भी नहीं समझ पाता है ना। शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। आदमी जानता है बिहार हो या कोई भी राज्य हो, हमारा देश ही क्यों ना, लोग इस उद्देश्य से पढ़ता है, ठीक ना। शिक्षा का मतलब नौकरी समझ लिया है। शिक्षा का मतलब क्या समझ लिया है, नौकरी।
हम पढ़ते हैं नौकरी नहीं मिला ना, और ये बात हकीकत है। जो आदमी मान के चलो काफ़ी हाई एजुकेशन प्राप्त कर लेता है, काफ़ी हाई शिक्षा प्राप्त कर लेता है ना, तो हाई शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी तो उसको नौकरी नहीं मिल पाता है, तो गांव समाज के लोग उसका क्या बनाते हैं, मजाक बनाते हैं। क्या फायदा हुआ था पढ़ के जब नौकरी ही नहीं मिला ना, क्या फायदा हुआ तुमको बीटेक करके, एमटेक करके, पीजी करके, पीएचडी करके ना, जब तुमको जॉब ही नहीं मिला, जब तुमको अपना यही काम करना था, जब दुकानें चलाना था, जब खेती करना था, जब पिताजी का काम ये संभालना था, ठीक ना, जब तुमको ड्राइवरे बनना था, यही करना था, तो क्या फायदा हुआ। उसको ये पता नहीं कि नौकरी जरूर नहीं मिला, भले ही नहीं मिला, लेकिन उसमें इतना एजिबिलिटी है ठीक ना, वो 10 बच्चे को पढ़ा कर भी अपना पेट पाल सकता है, ठीक ना। इतना एजिबिलिटी है कि गांव समाज में जहाँ बैठ जाएगा ना, सब आदमी उसका इज्जत करेगा, सलाम ठोकेगा उसको, ठीक ना, इज्जत देगा पूरा। और अगर कहीं हल्का भाषण दे दिया ना गाँव घर के आदमी, ठीक ना, यहाँ तक कि जो जितना बढ़िया नेता नहीं बोल पाता, नेता से बेहतर वो बोलेगा, क्योंकि वो क्या है, शिक्षित हो, एक एक चीज़ के बारे में पढ़ कर आया, ठीक ना। और जहाँ अगर 2 शब्द बोले ना, वही 10 आदमी जमा हो जाएगा सुनने के लिए। तो यहाँ जो है शिक्षा का मतलब है ना, नौकरी नहीं होना चाहिए। शिक्षा मतलब है शिक्षित, तुम अपने आप शिक्षित हो ना। शिक्षित का क्या बहुत लाभ है, शिक्षित तुम होगा हर एक क्षेत्र में तुम सबसे आगे रहेगा ना। जहाँ देखेगा 10 आदमी मूर्ख सब कुछ बोल रहा है, ठीक ना, वहाँ तुम्हारा एक बात ही काफ़ी हो जाएगा। तुम्हारा एक बात तुम बोल देगा तो लोग उसको अमल करेगा, तुम्हारी बातों को मानेगा। नहीं, ये लड़का पढ़ा लिखा है ना, ये लड़का झूठ नहीं बोला होगा, उसका तो अपने आप शिक्षित होगा अपने। और यदि तुम शिक्षित है, तुम अपने परिवार को शिक्षित कर सकते। इस प्रकार जो तुम्हारा पूरा खानदान क्या निकलेगा, शिक्षित निकलेगा। तुम्हारे आस पड़ोस भी तुमको देख के पढ़ेंगे, उत्सुकता बढ़ेगी उसके अंदर। तो शिक्षा का मतलब रोजगार नहीं, अपने आप में शिक्षित हो, अपने लिए शिक्षित हो, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए शिक्षित हो, ठीक ना। रोजगार तो मिलना हो तो मिलेगा ही, कंपटीशन का जमाना है, मेहनत करेगा निकाल लेगा तो रोजगार मिलेगा ही, ठीक ना। आगे समझते इसमें। तो देश में बढ़ती जनसंख्या ने क्या किया है, बहुत सारी समस्याओं को जन्म दिया है, जिससे कई राज्य में भीषण अकाल आम बात हो गया, जो बताएं। इस कारण जहाँ एक और लोग भूखे रह रहे हैं, वह गरीबी पर अंकुश नहीं लग पा रहे ना। इतना गरीबी बढ़ गया, गरीबी पर अंकुश मतलब गरीबी हम लोग रोक नहीं पा रहे हैं, गरीबी पर हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक ना। और हम लोग गरीबी कर भूख से क्या हो रहे हैं, जय हिंद जय भारत हो रहे हैं, ठीक ना। अकाल के दौरान सबको खाद्यान्न यानी भोजन मिल सके, इसके लिए कृषि क्षेत्र को नजरअंदाज ना करते हुए इसे अधिक अहमियत देने की जरूरत है, ठीक ना। उसको इस कंडीशन में अधिक अहमियत कौन देगा, जो व्यक्ति क्या रहेगा, शिक्षित रहेगा। शिक्षित व्यक्ति ही जो है, कितना ज़्यादा ही अकाल आ जाए, कितना ज़्यादा ही विपद आ जाए, कितना ज़्यादा ही हमारा कंडीशन डगमगा जाए, चरमरा जाए, ठीक ना, लेकिन वो व्यक्ति हिम्मत नहीं खोता है। अपने हिम्मत के बलबूते, ठीक ना, वो क्या करता है, बंजर भूमि में भी फसल उगा के दिखा देता है, ठीक ना। किसके बलबूते, अपने हिम्मत के, अपने शिक्षा के बलबूते, ठीक ना। शिक्षा में समझा अभी इतना संभव है ना, इतना हमारा विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है। यदि कोई व्यक्ति आज से 100 साल 200 500 साल पहले मरा था ना, उसका यदि एक नाखून का अंश भी मिल जाएगा ना, बाल यदि मिल जाता है ना, उस व्यक्ति के पास स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, वो व्यक्ति 500 साल पहले कैसा दिखता था, ठीक ना। इतना हमारा साइंस डेवलप है, इतना डेवलप है कि इंसान को चांद तक भेज दिया जाता है, ठीक ना, है कि नहीं। उसे किसके बल, तो इतना साइंस जो डेवलप, जो साइंटिस्ट है, क्या ऐसे बन गया होगा, पढ़ा है वो, ठीक ना, वो मेहनत किया है। तो अगर तुम्हारे अंदर शिक्षा है, ठीक ना, तो पानी में भी आग लगा सकता है, और बंजर भूमि में भी तो फसल खिला सकता है, ठीक ना। तो वहाँ आगे बोले, हम जानते हैं कि कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो राज्य के लगभग 64% और ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 80% लोगों को रोजगार देता है। गांव के 80% आबादी यदि किसी निर्भर करता है तो किस पे, कृषि पे। 20% आदमी है जो कि जॉब करता है, अपना कोई काम धंधा बिजनेस करता है, ठीक ना। इसी कारण इन आपदाओं से निपटने या निराकरण के लिए किसान की जरूरतों के मद्देनजर राष्ट्रीय किसान आयोग बना, जिसने एक एकत्रित रणनीति रखते हुए खाद्यान्न, स्वास्थ्य, सिंचाई पर लगातार ध्यान रखने और प्रभावशाली ढंग से प्रयोग पर जोर देने के साथ ही किसान के कर्ज व बीमा व्यवस्था में सुधार, खेती की नई तकनीक और बाजार की सुविधा जैसे अहम पहलुओं पर सरकार को ध्यान देने का प्रस्ताव रखा है। हमारा एक पॉइंट था, ठीक ना, एक फुल स्टॉप। तो इसी सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सरकार द्वारा क्या किया गया, तो राष्ट्रीय किसान आयोग बना दिया गया। अब किसान अपना शिकायत लेकर वहाँ जा सकते हैं कि हमें अच्छी किस्म की बीज नहीं मिल पा रही है, हमारा फसल बाढ़ से खराब हो गया है, सुखाड़ से जो सूख गया है, ठीक ना, हमें जब फसल लगाने के लिए पैसे नहीं, कर्ज चाहिए। अब मान लो कर्ज लिए, फसल तबाह हो गया कि हम गरीब आदमी हैं, कर्ज चुकाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, कुछ माफ़ कर दीजिए, ठीक ना। तो इसके सरकार द्वारा बहुत सारे है ना, किसानों के लिए बहुत योजना चलाई गई है, ठीक ना। आगे देखो, इसमें इस दशा में सरकारी प्रयास भी देखे जा सकते हैं। सरकार बहुत प्रयास करता है, जब भी कोई विकट आता है राज्य या देश पे, सरकार क्या करते हैं, बहुत सारे कदम उस पर उठाते हैं।
जैसा कि हमें जानकारी प्राप्त हुआ कि अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौत होती है, जो दूषित जल या सड़े भोजन के प्रयोग से फैलने वाले महामारी तथा भूखमरी कारण होती है, ठीक ना। अकाल के दौरान जो मौत जो होती है उसमें अधिकतर मौत का परसेंटेज है सड़ा हुआ भोजन खाना, ठीक ना। अकाल के दौरान हमको जो मिलता है हम लोग उसको क्या करते हैं, खा लेते हैं, ठीक ना। तभी हम लोग सोचते हैं खाली पेट भरना चाहिए, ठीक ना। भले हम लोग कुछ मट्टी के काहे खा लें, ठीक ना, बस घास पत्थर काहे खा लें, बस क्या होना चाहिए, पेट भरना चाहिए। आदमी पेट भरने के लिए कुछ भी खा लेता, चाहे वो जाए एक सप्ताह का, महीना का बासी भोजन काहे ना हो, सड़ा गला कर देख रहा है पिल्लू वहाँ लगा, पिल्लू हाथ से चुन के फेंक के खा लेता है उसको, ठीक है ना। केवल क्या भरने के लिए, पेट भरने के लिए। उसको पता नहीं है, ठीक है, कि जितना समझ के ऐसे ऐसे कम खा के हम जो अधिक दिन तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन सड़ा हुआ भोजन खा के टनिया के यहाँ तक भी खा लेंगे ना, तब भी अधिक दिन तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। लोग अकाल के समय में सड़े हुए भोजन खाते हैं या फिर दूषित पानी, प्रदूषण युक्त पानी पीते हैं, जिससे लोगों की अधिक मौत होती है। भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा आज़ादी के पूर्व 1943 में बंगाल में पड़ा था, जिसे बंगाल का भयानक अकाल कहते हैं, जिसकी विभीषिका की चर्चा नोबेल पुरस्कार विजेता एवं विख्यात अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने भी किया है, ठीक ना। इसके बारे में पॉइंट दिखाएंगे। तो पूछेगा कि भारत का सबसे भयंकर अकाल कब आया था, 1943 में, यानी आज़ादी से 4 साल पहले। कि हमारा देश आज़ाद कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है ना। आज़ादी से 4 साल पहले भारत में भयंकर अकाल आया था, जो कहाँ आया था, हमारे पड़ोसी राज्य बंगाल में, ठीक ना। बिहार के पड़ोसी है ना बंगाल, हमारे पड़ोसी राज्य बंगाल में ही आया था। और बंगाल का मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी, ठीक है ना। और इस इतना भयंकर आया था यहाँ पे अकाल, जिसको बंगाल का भयानक अकाल कहा गया, ठीक ना। और इस अकाल की चर्चा जो है बहुत ही फेमस जो अर्थशास्त्री हैं, जिसका नाम है अमर्त्य सेन, जो कि नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत हैं, ठीक है ना। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार तक मिल चुका है, और नोबेल पुरस्कार एक काफी बड़ा पुरस्कार होता है, ठीक ना। नोबेल पुरस्कार क्या होता है, बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, उससे वो पुरस्कृत है। और बहुत विख्यात अर्थशास्त्री, उन्होंने भी अपने बुक में लिखा था इस अकाल के बारे में, ठीक ना। उस समय भारत के बंगाल प्रांत में करीब 30 लाख लोग भूख के मारे मर गए थे। 30 लाख व्यक्ति, लगभग आधा बंगाल खत्म हो गया, साफ हो गया। उस समय 30 लाख मरे थे। किस समय, जिस समय समझो आजाद, जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय हमारे देश की आबादी केवल 40 करोड़ थी, 40 से 50 करोड़ के बीच था। और आज हमारे देश की आबादी 145 करोड़ है ना, 145 प्लस हो गया। बगल में 100 करोड़ लगे, 100 करोड़ का मतलब 1 अरब। आज़ादी के ना, आज़ादी के आज इतने सालों के बाद हमारे देश की आबादी लगभग 100 करोड़, यानी कि लगभग 1 अरब आबादी बढ़ गई है। तभी कितना था, 40 से 45 करोड़ मात्र, ठीक है। पूरे भारत के जब इतना था, सोचो बंगाल में कितना होगा। उस समय में बंगाल में 30 लाख व्यक्ति की मौत हुई, लगभग समय बंगाल का नामो निशान लगभग मिटने का पाया गया था। ऐसा भयंकर है। इस पॉइंट को हम लोग लिखेंगे मुख्य बिंदु।